Hi guys, this is Kumar Atul and you are watching us on English Margdarsan channel. Today in this video lecture we are going to discuss the topic voice. And you know that voice is a very important topic whether it is for academic level or for an competitive exam. आप चाहे कोई भी एग्जाम अटेम्प्ट करिए whether it is for SSC, for banking और डिफेंस, either it is academic, हर एक जगह पर आपको वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने को मिल जाएंगे. एंड आई थिंक वॉइस इज अ वेरी स्पेसिफिक टॉपिक. अगर आप थोड़ा सा देखें तो वॉइस में हर एक लेवल का क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है. और इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अब जो वॉइस का लेवल है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एडवांस हो गया है. जो आपको बेसिक्स क्वेश्चंस मिल जाते थे वॉइस से रिलेटेड, आई थिंक अब वो आपको उस स्तर के नहीं मिलते. और जब आप एग्जाम देने जाते हो तो कहीं ना कहीं वॉइस को लेकर बहुत सारे डाउट्स आपके मन में आते हैं. अगर वॉइस को लेकर आपके भी मन में कोई डाउट है, चाहे यह सिंपल स्ट्रक्चर का रहा हो चाहे यह एडवांस स्तर का रहा हो, तो मेरा मानना ऐसा है आज आपका वॉइस को लेकर हर एक डाउट दूर होने वाला है. हम वॉइस को 4 और 5 वीडियो लेक्चर्स में कवर करेंगे और इसे हम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक ले जाएंगे. इसलिए थोड़ा सा आप धैर्य बनाए रखें. आपके लिए वॉइस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इफ यू लाइक अवर वीडियो देन कमेंट फॉर इट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. चलिए शुरू करते हैं. व्हाट इज वॉइस? तो लेट अस नो कि वॉइस होता क्या है. तो सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि वॉइस आप कहते किसे हैं और वॉइस कहने का मतलब क्या होता है. आप दो चीजें ध्यान रखिए. व्हेन द सब्जेक्ट परफॉर्म्स एन एक्शन देन द वर्ब इज सेड टू इन एक्टिव वॉइस. कहने का मतलब जब कर्ता क्या करता है, किसी कार्य को करता है, वहां पर वर्ब कही जाती है कि यह किस में है, एक्टिव वॉइस में है. और व्हेन द सब्जेक्ट रिसीव्स एन एक्शन तब वर्ब कही जाती है किस में है, पैसिव वॉइस में है. और एज यू नो व्हाट इज मीन ऑफ एक्टिव एंड पैसिव. आप कहते हो जब मेरा इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट किसी कार्य को करने में है तो वहां पर मैं एक्टिव रहकर कार्य कर रहा हूं, तो देन इट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस. और जब किसी कार्य को करने में मेरा रोल इतना इंपॉर्टेंट होकर किसी दूसरी चीज का रोल उतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस. चलिए सबसे पहले डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद समझते हैं कि टाइप्स ऑफ वॉइस. आपने क्या कहा भाई? वॉइस जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वॉइस. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वॉइस. आपने कहा देयर इज एक्टिव वॉइस एंड सेकंड इज पैसिव वॉइस. लेट अस नो व्हाट इज एक्टिव वॉइस. एज यू नो हम क्या कहते हैं भाई इसको हिंदी में? वाच्य कहते हैं. आप दो चीजें लेकर चलिए. एक्टिव वॉइस कहने का मतलब व्हेन द सब्जेक्ट परफॉर्म्स एन एक्शन एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब. आपने क्या कहा भाई? जब सब्जेक्ट क्या करता है, किसी भी एक्शन को परफॉर्म करता है और वो किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, किसी वर्ब के द्वारा, तो वहां पर वो वर्ब किस में कही जाती है? एक्टिव वॉइस में कही जाती है. और व्हेन द सब्जेक्ट रिसीव्स एन एक्शन एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब. आपने क्या कहा भाई? जब कोई सब्जेक्ट क्या करता है, किसी एक्शन को रिसीव करता है, तो वहां पर दी हुई वर्ब किस में कही जाती है? पैसिव वॉइस में कही जाती है. इट मींस आप जब कह रहे हैं एक्टिव वॉइस और जब आप कह रहे हैं पैसिव वॉइस, तो इसका मतलब वास्तविक रूप से किससे है? वर्ब से है. और आप कह रहे हो उसी वर्ब को हम किस में व्यक्त कर रहे हैं? एक्टिव वॉइस में. और उसी वर्ब को हम व्यक्त कर रहे हैं किस में? पैसिव वॉइस में. लेट अस नो दिस बाय एन एग्जांपल. एक सेंटेंस लिख दूं मैं. शी रोट अ लेटर. सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि गिवन सेंटेंस एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर का है कि पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर का है. इन दिस सेंटेंस आपने क्या बोला? उसने लिखा. क्या लिखा भाई? एक पत्र लिखा. इट मींस सब्जेक्ट क्या कर रहा है? किसी भी एक्शन को परफॉर्म कर रहा है. सब्जेक्ट क्या कर रहा है भाई? किसी भी एक्शन को परफॉर्म कर रहा है. इसलिए हमने क्या कहा कि यह किस में है? एक्टिव वॉइस में है. किस में है? एक्टिव वॉइस में है. और जब आप क्या करते हैं, इसको पैसिव वॉइस में बदलते हो, तो एक रूल फॉलो करना है आपको. क्या करना है भाई? एक रूल फॉलो करना है.
और वो रूल फॉलो क्या करना है आपको, बेसिक नियम्स है, क्योंकि पहले हम इसमें बेसिक स्ट्रक्चर समझने वाले हैं कि क्या करना आपको, सब्जेक्ट को आप क्या बना देते हो, ऑब्जेक्ट बना देते हो, और ये जो आपका क्या था भाई, ऑब्जेक्ट था, इसे आप क्या बना देते हो, आप सब्जेक्ट बना देते हो। इट मीन्स, और जो वर्ब आपकी आ रही थी उसका क्या करते हो आप, चेंज्ड वर्ब का प्रयोग करते हो। किसका प्रयोग करते हो, चेंज्ड वर्ब का। दोबारा समझिए, आपने क्या बोला कि यह इस सेंटेंस में हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, क्या है भाई, सब्जेक्ट है, तो आपने उसे क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया। क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट। और जो आपका क्या था, ऑब्जेक्ट था, वो आपने क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया। और जो आपकी वर्ब थी, और वो आपने क्या लिखा भाई, यहां पर किसका यूज करोगे आप, चेंज्ड वर्ब का। इट मीन दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस। कैसे बना दोगे आप इसको, कैसे लिख दोगे, अ लेटर, आप चेंज्ड वर्ब का यूज कर रहे हो, क्यों करोगे, कैसे करोगे, आगे समझेंगे। फिलहाल हम क्या लिखेंगे इसको, बाज रिटेन। अब न्यू ऑब्जेक्ट से पहले जो आपने सब्जेक्ट क्या बनाया है, अपना ऑब्जेक्ट बनाया है, इट मींस ग्रामेटिकल लैंग्वेज में आप इसको क्या कहते हो, एजेंट कहते हो। क्या कहते हो भाई इसको, एजेंट कहते हो। तो आप क्या लिख लोगे, बाई हर। तो दो चीजें समझनी है आपको। पहली बात तो यह समझनी है कि आपने इसका पैसिव वॉइस बनाया कैसे, और दूसरी बात यह समझनी है कि इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बन सकता है कि नहीं बन सकता है। तो देयर आर टू कंडीशंस। हम क्या कह रहे हैं, किसी भी सेंटेंस के पैसिव वॉइस बनाने के लिए दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशंस, आपको उसमें क्या मिले, एक ट्रांजिटिव वर्ब मिले। और ट्रांजिटिव वर्ब कहने का मतलब कि उसका ऑब्जेक्ट आपको अवश्य मिलेगा। इट मीन्स विदाउट ऑब्जेक्ट देयर इज नो पैसिव वॉइस पॉसिबल है ही नहीं। आप क्या कह रहे हो कि यह सेंटेंस में क्या नहीं मिलेगा, ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, तो उसका पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं है। कुछ एक कंडीशंस को जो कि आपको इंपेरेटिव सेंटेंस में पाई जाती हैं उनको छोड़कर। चलिए समझ लेते हैं एक बार फिर से। आपने क्या बोला, इन अ सेंटेंस यू विल फाइंड सब्जेक्ट एंड अ वर्ब एंड एन ऑब्जेक्ट। और आपको पैसिव वॉइस बनाते समय क्या कर देना है, जो आपको वो ऑब्जेक्ट मिल रहा है उसे क्या बना देना है, सब्जेक्ट। और जो वर्ब दे रखी है उसे आप किस में लिखोगे, चेंज्ड वर्ब के फॉर्मेट में। और जो आपका सब्जेक्ट है अब वो क्या बन जाएगा, वहां पर किसका कार्य कर रहा होगा, यानी बाई प्लस एजेंट, अर्थात ऑब्जेक्टिव केस का। दूसरी बात, कई बार बच्चों के मन में यह प्रश्न उठ जाता है, एस्पिरेंट्स के मन में, कि यहां पर ये जो आप यूज कर रहे हो या किस फॉर्म में यूज कर रहे हो, अर्थात यहां पर अब ये ऑब्जेक्ट था हमारा, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा कि नॉमिनेटिव केस में आएगा। तो आपको थोड़ा बता दूं मैं, एक सेंटेंस और लिख दूं मैं आपके लिए। क्या सेंटेंस लिख दूं, आई गेव हिम अ बुक। थोड़ा सेंटेंस को नोटिस करें। आपका ये क्या रहा, सब्जेक्ट, ये क्या रही आपकी वर्ब, और ये क्या रहा आपका ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2। तो जो बात समझनी है आपको वो ये समझ लेनी है कि एक सेंटेंस की पैसिव वॉइस तभी पॉसिबल है जब उसमें क्या दे रखा हो, ऑब्जेक्ट दे रखा हो, और क्या हो, वर्ब आपकी कैसी हो, ट्रांजिटिव वर्ब हो। इट मीन्स कहने का आप इसको पैसिव वॉइस बना सकते हो। और जब आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो कैसे बना दोगे, आप इस ऑब्जेक्ट को क्या बनाओगे, अपना सब्जेक्ट बनाओगे। इट मीन्स अब हिम क्या बन जाएगा, यहां पर ही क्या बन जाएगा, ही। क्यों बना है ही भाई, आपने क्या बोला, ये ऑब्जेक्टिव केस था और आपने क्या ले लिया यहां पर, सब्जेक्टिव केस। उसके बाद हमने क्या बोला था, चेंज्ड वर्ब का यूज करना है। और चेंज्ड वर्ब कहने का मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पर, बाज गिवन। क्या आ जाएगा, बाज गिवन। उसके बाद क्योंकि इसमें ऑलरेडी आपका ऑब्जेक्ट 2 था, उसे ज्यों का त्यों छोड़ेंगे। अब बुक बाई, अब यहां पर आपका सब्जेक्ट है और वो सब्जेक्ट क्या बन जाएगा आपका, जाकर एजेंट बन जाएगा। इट मीन्स यहां पर आप क्या यूज करोगे, मी। क्या यूज करोगे, मी। तो फिलहाल आपको हमने यही समझाया था कि यहां पर आई जो सब्जेक्टिव केस में आ रहा था, क्योंकि बाई किसका काम कर रहा होता है, प्रेपोजिशन का। किसका भाई, प्रेपोजिशन का। और आप जानते हो कि प्रेपोजिशन के बाद कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस। और क्योंकि यहां पर हिम जो किस में था, ऑब्जेक्टिव केस में था, यहां पर आकर किसका काम कर रहा है, फिलहाल सब्जेक्ट का। तो यहां पर यह कौन से केस में हो गया, नॉमिनेटिव केस। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय जो सब्जेक्ट केस होता है वो किस में चला जाता है, ऑब्जेक्टिव केस में। और जो हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है वो किस में आ जाता है, सब्जेक्टिव
केस में। आई थिंक अब आपको समझ में आ रहा होगा कि एक क्या बनाने के लिए, पैसिव वॉइस बनाने के लिए एक सेंटेंस में क्या होना कंपलसरी है, एक ट्रांजिटिव वर्ब। और ट्रांजिटिव वर्ब कहने का मतलब उस ट्रांजिटिव वर्ब का क्या दे रखा हुआ, हमें ऑब्जेक्ट दे रखा होगा। इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस देन देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ अ सेंटेंस कि वो क्या बन पाएगा, पैसिव वॉइस बन पाएगा, कुछ एक स्पेसिफिक कंडीशंस को छोड़कर। वो स्पेसिफिक कंडीशंस हम इन द एंड डिस्कस करेंगे कि कैसी अवस्थाएं होती हैं जहां पर आपका ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है और फिर भी आप क्या बना लेते हो, उनके पैसिव वॉइस बना लेते हो। वो एक स्पेसिफिक वर्ब्स की कैटेगरी है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे आप एक्टिव से पैसिव बनाते हो, किन रूल्स का पालन करके। चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले एक्टिव से पैसिव बनाने के कुछ एक जनरल रूल्स होते हैं, तो उनको समझते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने क्या बोला, एक सेंटेंस में किसका होना कंपलसरी है। आपने कहा पहले तो आपको सब्जेक्ट को पहचानना पड़ेगा किसी भी सेंटेंस में कि सब्जेक्ट क्या है। उसके बाद आपको समझना पड़ेगा कि वर्ब जो दे रखी है वो आपकी किस कैटेगरी की वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है भी कि नहीं भी। थर्ड आपको पहचानना पड़ेगा कि उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है कि नहीं। इट मीन्स हर एक सेंटेंस की पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं है। आपने कहा उसी सेंटेंस की पैसिव वॉइस पॉसिबल है जो क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ब कैटेगरी की वर्ब्स होती हैं। फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस लिख दूं मैं, और मैंने सेंटेंस क्या लिख दिया, आई वेंट टू आगरा, और मैं आपसे कहूं कि क्या इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस पॉसिबल है। आप कहोगे देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर क्या बन जाए, पैसिव वॉइस बन जाए। रीजन बिकॉज कि यहाँ पर जो वेंट का यूज हो रहा है वो ट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज नहीं हो रहा है। बिकॉज यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो किसका है, प्रेपोजिशन का है, यानी उस वर्ब का ऑब्जेक्ट ये नहीं है। आपने क्या कहा, इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस नहीं बन सकती। रीजन, कारण, आपने कहा कि इसमें क्या नहीं है भाई, ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है, अर्थात उस ट्रांजिटिव वर्ब का क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। और जब तक किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा आप उसकी पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। चलिए एक बात और समझें। अब क्वेश्चन यहां से रेज होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट है कि नहीं, ऑब्जेक्ट है कि नहीं, दी हुई वर्ब ट्रांजिटिव है कि नहीं। चलिए इसी बात को समझते हैं। जनरली आप जानते हैं एक सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए आप एक सेंटेंस से क्या प्रश्न करते हैं, हु, कौन। और जब भी आपको किसका पता लगाना हो, वर्ब का, तो जनरली आप जानते हो कि वर्ब कहां पर आती है, बीच में आती है, और वर्ब जनरली बीच में आती है। दूसरी बात, कैसी वर्ब चाहिए हमें, ट्रांजिटिव वर्ब। और ट्रांजिटिव वर्ब कहने का मतलब आपने क्या कहा, एक ऐसी वर्ब जिसका क्या दे रखा हो, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए आप दो क्वेश्चन करते हो, व्हाट या फिर हुम। कहने का मतलब जिस सेंटेंस में आपको व्हाट और हुम का क्या मिल जाए, रिप्लाई मिल जाए, इट मीन्स उस सेंटेंस की पैसिव वॉइस क्या है, पॉसिबल है। जब मैं एक सेंटेंस लिख दूं, क्या लिख दूं, सीता गेव मी अ बुक। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि इस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट क्या रहा, सीता। आपको कैसे पता चला, आपने कहा किसने मुझे एक पुस्तक दी, इट मीन्स कौन, कौन का उत्तर दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, सब्जेक्ट आपका। उसके बाद आपकी वर्ब क्या रही, गेव। उसके बाद सीता ने मुझे क्या दिया, व्हाट का रिप्लाई कर रहा है, किसका रिप्लाई कर रहा है, व्हाट का, ये क्या रहा, ऑब्जेक्ट रहा। और मैंने क्या बोला, एक सेंटेंस में अधिकतम दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, इट मीन्स ये क्या रहा, आपका ऑब्जेक्ट रहा। अब आपका इनमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट, कहने का मतलब मी क्या रहा, आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कैसा भाई, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और अब क्या रहा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहां तक आपको क्लियर हो रहा होगा कि एक सेंटेंस में सबसे पहले हमें क्या पिक कर लेना सीख लेना है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट पिक करना सीखिए, उसके बाद उसका वर्ब पिक करना सीखिए, और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट पिक करना सीखिए। इट मीन्स जब तक आप ऑब्जेक्ट पिक नहीं करोगे किसी भी सेंटेंस की पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं है। तो अब हमने सीख लिया है कि किसी भी सेंटेंस में हमें क्या पिक कर लेना है, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या पिक कर लेनी है, वर्ब, उसके बाद क्या पिक कर लेना है, उसका ऑब्जेक्ट। अब उसके बाद एक्टिव से पैसिव बनाने के कुछ जनरल रूल्स आते हैं। आप उन जनरल रूल्स को कैसे लिखोगे, कैसे समझोगे, चलिए समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा था कि जो सब्जेक्ट होता है वो किस में रहता है, नॉमिनेटिव केस में, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो आपका किस केस में रहता है, आपने कहा था ऑब्जेक्टिव केस में। तो जब कभी आप एक्टिव से पैसिव बनाओगे तो आप उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्टिव केस में लिखोगे और सब्जेक्ट को किस में लिखोगे, ऑब्जेक्टिव केस में। ये फर्स्ट रूल है। इट मीन्स पहला रूल क्या हो गया,
सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। आपने क्या कहा भाई, फर्स्ट रूल क्या हो गया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। सेकंड रूल, अब न्यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग भाई, न्यू सब्जेक्ट। आप क्यों कह रहे हैं भाई न्यू सब्जेक्ट, आप जानते हैं क्योंकि अब आप मी को या अब को अपना नया सब्जेक्ट बनाओगे, इसलिए हमने इसका क्या नाम रख लिया, न्यू सब्जेक्ट के अनुसार किसका प्रयोग करते हैं भाई, वर्ब का प्रयोग करते हैं। और वर्ब कहने का मतलब अभी समझाएंगे आपको। आपने सेकंड रूल क्या डिफाइन किया, अब न्यू सब्जेक्ट के अनुसार हम किसका प्रयोग करते हैं, वर्ब का प्रयोग करते हैं। थर्ड पॉइंट, पैसिव वॉइस की एक पहचान होती है कि हमेशा आपको क्या यूज करना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इट मीन्स हम क्या करते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, अर्थात आप जानते हैं क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है, किसका, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। थर्ड पॉइंट आपने क्या लिखा भाई, कि हम किसका प्रयोग करते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। नंबर 4, नेक्स्ट पॉइंट आपने लिखा कि अब जो आपने क्या बनाया था, सब्जेक्ट को अपना ऑब्जेक्ट बनाया था, अर्थात अब नए ऑब्जेक्ट से पहले, किससे पहले भाई, नए ऑब्जेक्ट से पहले प्रेपोजिशन किसका प्रयोग करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग, बाई का प्रयोग करते हैं। एक बात ध्यान रखनी है, जरूरी नहीं है कि प्रेपोजिशन बाई आए, या डिफरेंट कैटेगरी में क्या हो सकती है। हमने क्या बोला, एक जनरल कॉन्सेप्ट फॉलो करना है, फिलहाल हमें जनरल रूल समझना है, स्पेसिफिक बाद में समझेंगे कि जनरली आप किसका यूज करोगे, बाई का। अब आप कह रहे हो कि भाई जनरली बाई का, ऐसा क्यों, तो हम थोड़ा बता दें। बाई के स्थान पर आप विद का यूज भी कर सकते हो, इनका यूज भी कर सकते हो, एट का यूज भी कर सकते हो, और डिफरेंट कैटेगरी होती हैं जिनका आप यूज कर सकते हो। इनको हम बाद में समझेंगे कि कब आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन एजेंट से पहले करते हैं। चलिए कुछ सूत्र बना लेते हैं जिनके हेल्प से हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस बनाने का कार्य करेंगे। आपने क्या कहा था कि जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो एक सेंटेंस में जनरली हमें 3 चीज़ों का जिक्र मिलता है, किसका, सब्जेक्ट का, और उस सब्जेक्ट के बाद किसका, एक वर्ब का, और उस वर्ब के बाद किसका, ऑब्जेक्ट का। और एक जनरल रूल आप फॉलो कर रहे थे कि क्या बनाते समय, पैसिव वॉइस बनाते समय उस ऑब्जेक्ट को आप क्या बना रहे थे, सब्जेक्ट। क्या बना रहे थे, सब्जेक्ट। और उस सब्जेक्ट को आप क्या बना रहे थे, ऑब्जेक्ट। क्या बना रहे थे, ऑब्जेक्ट। और जो आपकी वर्ब थी उस वर्ब को आप क्या लिख रहे थे, चेंज्ड वर्ब। क्या लिख रहे थे भाई, चेंज्ड वर्ब। और उसके बाद में आप किसका यूज कर रहे थे, ऑब्जेक्ट से पहले बाई का। इट मीन्स इन ग्रामर इट इज कॉल्ड एजेंट। आप क्या कहते हो भाई इसको, एजेंट। जो आपको ये ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है ये ग्रामेटिकल टर्म में क्या कहा जाता है, एजेंट कहा जाता है। और इसका हमने एक एग्जाम्पल भी लिखा था, और क्या एग्जाम्पल लिखा था, एक बार फिर लिख लेते हैं। जब आपने क्या लिखा, राम रोट अ लेटर, तो आपने क्या समझाया कि जब भी ऐसे सेंटेंस हमें मिले, इनकी हमें पैसिव वॉइस बनानी हो तो कैसे बना दोगे, अ लेटर कहाँ यूज करोगे, यहाँ पर। उसके बाद आप राम को कहाँ पर ले जाओगे, वहाँ पर। और इससे पहले किसका यूज करोगे, बाई का। और हमने क्या बोला था, चेंज्ड वर्ब। और चेंज्ड वर्ब कहने का मतलब क्या होता है, इसमें जो बदलाव होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, टेंस के अकॉर्डिंग बदलाव। किसके अकॉर्डिंग भाई, हमने क्या बोला, टेंस के अकॉर्डिंग बदलाव। इट मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाज रिटेन। क्या आ जाएगा, बाज रिटेन। तो एक बात आपको यहाँ पर और समझ लेनी है कि जब भी आपको किसका, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर किसका यूज मिले, प्रोनाउन का। किसका भाई, प्रोनाउन का, अर्थात पर्सनल प्रोनाउन। हम क्या कह रहे हैं भाई, पर्सनल प्रोनाउन। तो उनके एक रूल को फॉलो कर लेना है हमें। और वो रूल क्या होता है कि यदि हमें जिक्र मिल रहा है आई का, थोड़ा लिख लें इसको, चीज को, एक्टिव, पैसिव। इट मीन्स हमें जिक्र मिल रहा है किसका, आई का,
तो हम उसे क्या बना देते हैं, मी। और जिक्र मिल रहा है किसका, बी का, तो हम क्या यूज करते हैं, अस। हमें जिक्र मिल रहा है किसका, यू का, तो यू का क्या रहता है, यू। और जिक्र मिल रहा है हमें किसका, ही का, तो क्या हो जाता है, हिम। और जिक्र मिल रहा है हमें सी का, तो क्या हो जाता है, हर। और जिक्र मिल रहा है हमें किसका, दे का, तो क्या हो जाता है, देम। और जिक्र मिल रहा है हमें किसका, इट का, तो क्या रहता है, इट। और जिक्र मिल रहा है हमें किसका, नेम का, तो वह क्या रहता है, नेम। एक बात और समझ लेनी है यहां पर आपको कि यदि आपको पैसिव वॉइस में क्या मिला, मी, तो एक्टिव वॉइस बनाते समय वो क्या हो जाएगा, आई। और यदि आपको एक्टिव वॉइस में क्या मिला, आई, तो पैसिव वॉइस बनाते समय क्या हो जाएगा, मी। एक्टिव वॉइस में आपको क्या मिला, बी, तो पैसिव वॉइस बनाते समय क्या हो जाएगा, अस। और यदि पैसिव वॉइस में हमें अस मिला तो उसका क्या हो जाएगा, बी। इट मीन्स आप कह सकते हो कि ये जो कैटेगरी पढ़ रहे हो ये किसके स्थान पर आती है, नॉमिनेटिव केस में। हमने क्या बोला, किसके स्थान पर, कर्ता के स्थान पर। किसके स्थान पर, कर्ता के स्थान पर। और आगे जो आप कैटेगरी रीड कर रहे हो ये वाली कैटेगरी किसके स्थान पर आती है, किसके स्थान पर, ऑब्जेक्टिव केस में। किसमें भाई, ऑब्जेक्ट केस में और ऑब्जेक्ट के स्थान पर। आई थिंक आपको कैटेगरी क्लियर हो पा रही होंगी कि हमने क्या बोला है कि जब भी आप क्या बनाते हो, सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट बनाते हो। और मान लीजिए यहां पर आपको किसका जिक्र मिलता है, आई का, तो आप उसे कैसे लिखोगे, मी। और मान लो इस ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या मिलता है आपको, मी, तो आप उसको क्या कर दोगे, आई। अब आप कहेंगे कि इसका एक एग्जाम्पल लिख लीजिए। चलिए इसका एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं और समझते हैं। सी punished me yesterday। तो आपने देखा कि सब्जेक्ट के स्थान पर किसका यूज हुआ है, सी का। इट मीन्स ये कौन सा केस है आपका, नॉमिनेटिव केस। और यहां पर मी कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस। आप अपना जनरल रूल फॉलो करोगे, इसका मतलब आपको क्या बनाना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना और सब्जेक्ट को क्या बनाना, ऑब्जेक्ट बनाना। इट मीन्स आप कैसे कर दोगे, इस मी को यहां से पिक करोगे और क्या लिखोगे, आई। क्यों लिखा है भाई आई हमने, आपने कहा कि यहां पर रूल है जब एक्टिव वॉइस में आई आए तो उसका पैसिव वॉइस बनाते समय मी। और यदि हमें क्या मिल रहा है, मी, तो उसका पैसिव वॉइस बनाते समय क्या हो जाएगा, आई। इट मीन्स यहां पर क्या आ गया, आई। उसके बाद आपने क्या कहा भाई, चेंज्ड वर्ब। और चेंज्ड वर्ब कहने का मतलब क्या होता है, बाज पनिश्ड, बाज पनिश्ड। उसके बाद आपने क्या बताया था कि सब्जेक्ट को हम क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट। इट मीन्स आप क्या लिखोगे, बाई, किसके द्वारा, सी का क्या हो जाएगा भाई, सी का क्या हो जाएगा, हर। इट मीन्स हर। कब, यस्टरडे। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो पा रहा होगा कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय आपको क्या क्या परिवर्तन करने हैं। अगर आपका कोई डाउट अब भी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि ये जो आप बदलाव कर रहे हो, किस में बदलाव कर रहे हो, वर्ब में जो बदलाव कर रहे हो। कहने का मतलब आपने क्या यूज कर लिया यहां पर, बाय रिटेन। क्या यूज किया है, बाय रिटेन। ये वर्ब में बदलाव होता कैसे है, इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि टेंस संबंधी परिवर्तन हम कैसे करते हैं। चलिए अब उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे टेंस संबंधी परिवर्तन में किए जाते हैं। चलिए अब थोड़ा समझ लेते हैं टेंस संबंधी परिवर्तन। ये जो आपको चार्ट हम बनवाने जा रहे हैं, इस चार्ट के माध्यम से आप इजीली समझ सकते हो कि हाउ टू चेंज एनी टाइप ऑफ सेंटेंस, किसी भी प्रकार के सेंटेंस को किस में बनाना, पैसिव वॉइस में बनाना, विच इज रिलेटेड टू टेंस रिलेटेड वॉइस। इट मीन्स आप जान सकते हो कि फिलहाल जो हम सीख रहे हैं वो क्या सीख रहे हैं कि हाउ टू चेंज एक्टिव टू पैसिव, ऐसे सेंटेंस जो किससे जुड़े हुए हैं, आप कहोगे टेंस रिलेटेड। इट मीन्स कहने का मतलब जब भी सेंटेंस में आपको क्या मिलता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य मिलता है और वो किस में, एक्टिव वॉइस में। तो आप जानते हो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, एक्टिव वॉइस में हम दो चीजों पर मेजर फोकस करेंगे, किस पर, हेल्पिंग वर्ब पर और उसकी मेन वर्ब पर। और आप जानते हो जनरली किसी भी सेंटेंस में किसका यूज मिल जाता है आपको, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का यूज मिलता ही है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, एक्टिव वॉइस में
जो आपको हेल्पिंग वर्ब मिलती है वो क्या मिलती है, या तो आपको किसका यूज मिलेगा, डू और डज का, और साथ में क्या मिल रहा होगा, B1। या फिर आप कह सकते हो कि जब भी आपको क्या मिलती है, सिर्फ B1 या फिर B1 में एस या ES, वो दिया हुआ सेंटेंस किसका होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। और ऐसी एक्टिव वॉइस को जब भी आप किस में बदलते हो, पैसिव वॉइस में, तो इट मीन्स आप क्या कर देते हो, AJMR का यूज, किसका, AJMR का यूज, और साथ ही साथ किसका यूज करते हो, B3 का। और क्योंकि आप जानते हो कि B3 किसी भी पैसिव वॉइस की क्या होती है, पहचान होती है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़े, जब भी आपको सेंटेंस मिलता है किसका, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, और पास्ट इंडेफिनिट कहने का मतलब आप जानते हो, या तो आपको यूज मिलेगा किसका, डिड के साथ B1 का, या फिर संभावना है कि आपको सिर्फ किसका जिक्र मिले, B2 का। और B2 कहने का मतलब क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और उसकी जब भी आपको क्या बनानी हो, पैसिव वॉइस, तो आप क्या करते हो, बाज ऑब्लिक बर का प्रयोग, और उसके साथ क्या लगाते हो, B3। अब थोड़ा सा आगे बढ़े, जब भी आपको सेंटेंस मिलता है क्या, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो क्योंकि यह क्या होता है, एक मॉडल वर्ब रिलेटेड सेंटेंस होता है, लेकिन क्योंकि इसको हम टेंसेज में भी स्टडी करते हैं, थोड़ा समझेंगे, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहने का मतलब विल ऑब्लिक सेल, और साथ ही साथ क्या जोड़ते हैं उसमें, हम B1 का यूज करते हैं। और जब हम ऐसे सेंटेंस को क्या बनाते हैं, पैसिव वॉइस बदलते हैं, तो क्या कर देते हो आप, विल ऑब्लिक सेल प्लस क्या जोड़ते हो, B, और साथ ही साथ क्या जोड़ते हो, B3, क्योंकि आप जानते हो कि B3 क्या होती है, किसी भी सेंटेंस की पैसिव वॉइस में होने की पहचान होती है। अब थोड़ा सा आगे बढ़े, हमने जिक्र किया किसका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, और किसका जिक्र कर रहे हैं भाई हम, एक्टिव वॉइस का। और एक्टिव वॉइस कहने का मतलब क्या होता है, AJMR, क्या भाई, AJMR प्लस B1 में क्या आप जोड़ते हो, ING। और इट मीन्स जब भी आपको क्या बनाना हो, इसका पैसिव वॉइस बनाना हो, तो आप कैसे बना देते हो, सबसे पहले क्या यूज करते हो, AJMR, उसके बाद क्या जोड़ देते हो, बीइंग, और उसके बाद क्या जोड़ते हो, B3। अब थोड़ा सा आगे बढ़े, हम जिक्र करें किसका, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहने का मतलब बाज ऑब्लिक बर, और आप क्या जोड़ते हो, B1 में ING। और जब भी आप ऐसे सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनाते हो, तो कैसे बना देते हो, आप क्या यूज करते हो, बाज ऑब्लिक बर प्लस क्या जोड़ते हो, बीइंग, और साथ ही साथ क्या लगाते हो उसमें, B3। अब जिक्र करें किसका, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का। और एक्टिव वॉइस में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, विल ऑब्लिक सेल, उसके साथ ही आपको किसका जिक्र मिलता है, B का, और साथ ही साथ क्या मिलता है, B1 में ING। इट मीन्स कहने का, जनरली आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्या नहीं बनाते हो, पैसिव वॉइस नहीं बनाते हो। क्यों नहीं बनाते हो, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। थोड़ा सा आगे बढ़ें, आगे आपने देखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहने का मतलब आपने क्या बोला, हैज ऑब्लिक हैव, और साथ ही साथ कौन सी फॉर्म आती है, B3। इसका कहने का मतलब एक्टिव वॉइस। और जब यही सेंटेंस आपको किस में बनाना हो, पैसिव वॉइस में, तो आप कैसे बना दोगे, हैज ऑब्लिक हैव, और उसके बाद में क्या जोड़ते हो आप, बीन, और उसके बाद में क्या जोड़ते हो आप, पैसिव वॉइस की थर्ड फॉर्म। थोड़ा समझे, अब आपको यहां से क्लियर हो रहा होगा, आपने क्या जोड़ा, हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस B3। आगे पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट परफेक्ट टेंस में आप क्या यूज करते हो, हैड प्लस B3। क्या यूज करते हो भाई, हैड प्लस B3। और जब हमें इसकी क्या बनानी हो, पैसिव वॉइस, तो आप कैसे बना देते हो, हैड प्लस बीन प्लस B3। अब थोड़ा सा आगे बढ़े हम, आपने क्या कहा भाई, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहने का मतलब विल ऑब्लिक सेल, विल ऑब्लिक सेल प्लस हैव और प्लस B3। जब भी आपको ऐसे सेंटेंस की क्या बनानी हो, पैसिव वॉइस, तो आप कैसे बनाते हो, विल ऑब्लिक सेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस B3। अब थोड़ा सा आगे बढ़े, आपने क्या कहा भाई, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एक्टिव वॉइस क्या रहता है आपका, हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस B1 में ING। और आप जानते हो कि इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है।
इट मीन्स इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी आगे डिस्कस करेंगे। आगे बढ़े हम। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहने का मतलब हैड, उसके बाद बीन और उसके बाद बी1 में आईएनजी। इट मीन्स इसकी भी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। हमने क्या बोला, इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। आगे बढ़े हम। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहने का मतलब आपका बिल ऑब्लिक सेल प्लस हैव प्लस बीन और प्लस बी1 में आईएनजी। और आपने क्या बताया, इसकी भी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। चलिए, अब जैसा कि आपको चार्ट के माध्यम से हमने समझाया है कि जब भी आपको सेंटेंस में किसका यूज मिलता है, एजेएमआर का प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का जिक्र, तो आपको तुरंत समझ जाना है कि वह सेंटेंस हमारा कौन सा रहा होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस रहा होगा। और किस में, एक्टिव वॉइस में। और जब भी आप ऐसे सेंटेंस की क्या बनाओगे, पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस बनाने के दौरान आप किसका यूज करोगे, एजेएमआर का और बीइंग का, और साथ ही साथ किसका, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का। आई थिंक आप इस चार्ट के माध्यम से समझ पा रहे होंगे कि कोई भी किसी भी टेंस का आपको एक्टिव वॉइस मिलता है तो आपको पैसिव वॉइस में कैसे बदलना है। दूसरी बात, हमने किसका जिक्र किया है कि देयर आर ओनली 8 टेंसेज, केवल 8 टेंसेज है जिनकी हम क्या बनाते हैं, पैसिव वॉइस बनाते हैं। किसी किसी किताब में आपको जिक्र मिल जाएगा 12 टेंसेज की पैसिव वॉइस। एक्चुअली इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अभी तक ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं आया है जिसमें आपको कभी भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से कोई भी पैसिव वॉइस पूछी हो। और जब एग्जाम में पैसिव वॉइस इससे रिलेटेड आई नहीं है तो हम रूल्स के साथ जबरदस्ती करके पैसिव वॉइस क्यों बनाएं। फॉर एग्जाम्पल, जब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं है तो हम जनरली क्यों बनाएं। अगर आप फिर भी जानना चाहते हैं कि इनकी पैसिव वॉइस कैसे बनती है तो हम इसको सेपरेट अलग से जरूर बताएंगे। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आपने क्या सीख लिया कि किसी भी सेंटेंस की एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और उसकी मेन वर्ब क्या होती है, और आपको इस पर रिलेटेड कोई भी क्या मिल जाए, पैसिव वॉइस बनाने के लिए आ जाए तो आप इजीली उससे बना पाओगे। चलिए कुछ एक एग्जांपल्स ले लेते हैं और समझ लेते हैं कि कैसे टेंस रिलेटेड एक्टिव वॉइस की हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। चलिए पहले कुछ जनरल सेंटेंस लिख लेते हैं और उसके बाद फिर हम कुछ इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर की बात करेंगे जहां पर पैसिव वॉइस अपने जनरल स्ट्रक्चर से नहीं बनती है बल्कि किसी दूसरे स्ट्रक्चर से बनती है। चलिए पहले कुछ जनरल सेंटेंस लिखे और उनको समझते हैं। चलिए अब थोड़ा समझ लेते हैं ये आपके अफर्मेटिव स्ट्रक्चर के या फिर नेगेटिव स्ट्रक्चर के सेंटेंस हैं, आप इनको पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। आप सेंटेंस नंबर फर्स्ट देखिए, और जब आप कहते हो सीता सिंग अ स्वीट सॉन्ग, तो इसका कहने का मतलब आपने क्या बोला, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है भाई आपका, अ स्वीट सॉन्ग है, और सीता क्या है आपका सब्जेक्ट है। और क्योंकि ये किसका जिक्र कर रहा है, B2 का, यानी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का, इट मीन्स सेंटेंस कैसा है आपका, सिंपल पास्ट टेंस है। और आप जान रहे थे कि जब आप किसका यूज कर रहे थे, डिड प्लस B1 का या फिर किसका, B2 का, तो वो सेंटेंस कौन सा था आपका, सिंपल पास्ट टेंस। और उसे पैसिव वॉइस में आप कैसे बदल रहे थे, आपने क्या बोला कि हम बाज भर का यूज कर रहे थे और उसके बाद B3 का यूज हम कर रहे थे। इट मीन्स आपने क्या लिया, अ स्वीट सॉन्ग जो आपका ऑब्जेक्ट है उसने आपको क्या बना दिया, सब्जेक्ट। इट मीन्स अ स्वीट सॉन्ग, उसके बाद क्या आ जाएगा, स्वीट सेकंड बाज, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इट मीन्स सेंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, संग, और किसके द्वारा, बाई सीता। अब थोड़ा सा आगे बढ़े, आप आगे बढ़े और आपने देखा कि यहां पर आई हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट, यानी आपको हैज और हैव के साथ किसका जिक्र मिल रहा था, B3 का। कहां पर, आपने कहा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और आप उसकी पैसिव वॉइस कैसे बना रहे थे, आपने कहा था कि हैज ऑब्लिक हैव लगाइए, उसके बाद किसका यूज करिए, बीन का, और उसके बाद क्या लगाइए, B3। इट मीन्स कैसे हो जाएगा, माई प्रोजेक्ट हैज बीन कंप्लीटेड, किसके द्वारा, बाई मी। आगे बढ़े, ही डज हिज वर्क एवरी डे, आप पढ़ रहे थे, आपको डू या डज का यूज मिले और उसके साथ B1 मिले, या फिर आपको क्या मिले, B1 में एस या ES। वो सेंटेंस आपका कैसा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट था।
और आप पैसिव वॉइस कैसे बना रहे थे, किसका यूज करके, एजेएमआर प्लस B3 का यूज करके। इट मीन्स कहने का यहां पर आप कैसे कर दोगे इसको, हिज वर्क, उसके बाद आपने किसका यूज करना है, एजेएमआर में से आपने क्या कर लिया, इज डन, किसके द्वारा, बाय हिम एवरी डे। आगे बढ़े, द स्टूडेंट्स हैड फिनिश्ड देयर होमवर्क। आपको पता है कि जैसे ही आपको किसका जिक्र मिल रहा था, हैड प्लस B3 का, आप तुरंत समझ रहे थे कि कहने का मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस। और ऐसे जब आप किस में बना रहे थे, पैसिव वॉइस में, तो आप क्या यूज कर रहे थे, हैड प्लस बीन प्लस B3। कहने का मतलब देयर होमवर्क हैड बीन फिनिश्ड बाय द स्टूडेंट्स। आगे बढ़े, उसी प्रकार दे आर प्लेइंग अ क्रिकेट मैच इन द फील्ड। इट मीन्स यह भी सेंटेंस आपका क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। पैसिव वॉइस में कैसे बना दोगे, अ क्रिकेट मैच इज बीइंग प्लेड इन द फील्ड बाय देम। आगे बढ़े, यू पनिश्ड हिम यस्टरडे। कैसे कर देंगे आप इसको, सेंटेंस आपका क्या है, सिंपल पास्ट टेंस है, तो ही वाज पनिश्ड बाय यू यस्टरडे। थोड़ा सा आगे बढ़े, सम बॉयज वर मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। सेंटेंस आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, कैसे बना दोगे पैसिव वॉइस, अ नॉइज वाज being made by some boys in the class. Next, I shall cook food tomorrow. प्रेजेंट सेंटेंस आपका क्या रहा भाई, यहां पर फ्यूचर इंडेफिनिट रहा। कैसे कर दोगे, फूड विल बी कुक्ड बाय मी टुमारो। तो ये आपके जनरल स्ट्रक्चर्स हैं जिनको आप इजीली क्या कर सकते हो, जब भी आपको कोई भी टेंस रिलेटेड एक्टिव वॉइस मिलता है तो आप इजीली उसको पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हो। चलिए, कुछ एक इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आइए अब उनको देख लेते हैं। जब भी कोई सेंटेंस आपको इंट्रोगेटिव मिलता है तो आप इंट्रोगेटिव से समझ आते हैं, या तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव बाई वर्ब रहा होगा और चाहे वो क्या रहा होगा, बाई वर्ड रहा होगा। चलिए पहले इनका एक एग्जाम्पल लिखते हैं, उसके बाद आगे यहां से समझते हैं। आपने क्या कहा कि जब भी हमें कोई सेंटेंस कैसा मिलता है, इंटरोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव को देखते ही हमारी समझ में आता है कि वो सेंटेंस या तो बाई वर्ब से इंट्रोगेटिव रहा होगा, चाहे किससे रहा होगा, वाई वर्ड से इंट्रोगेटिव रहा होगा। और बाई वर्ब कहने का मतलब डज सी राइट अ लेटर। और आपने देखा यहां पर कि सेंटेंस आपका कैसा है, इंट्रोगेटिव बाई वर्ब है। और जब आपको यहां पर मिल जाए व्हेन डज सी राइट अ लेटर, अब आपने कहा होगा कि भाई यह सेंटेंस हमारा कैसा है, इंट्रोगेटिव बाई वर्ड है। रीजन आपने क्या बोला था कि जब आपको कोई क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस की स्टार्टिंग में मिल जाता है तो वह सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव बाई वर्ड रहता है। और जब कोई भी हेल्पिंग वर्ब आपको कहाँ मिल जाती है, बिफोर सब्जेक्ट मिल जाती है, तो वह सेंटेंस कैसा रहता है, इंट्रोगेटिव बाई वर्ब। बहुत बेसिक स्ट्रक्चर है। अब थोड़ा समझें, हम इसको क्यों समझा रहे हैं आपको आगे बताएंगे। आपने कहा कि भाई इंट्रोगेटिव बाई वर्ब है, इसकी पैसिव वॉइस वही हम अपने पुराने फॉर्मूले से बनाएंगे। आप क्या करोगे, ए लेटर को यहां पर लाओगे और सी को वहां पर ले जाओगे और क्या करोगे, चेंज्ड वर्ब का यूज करोगे। ठीक है, वेरी गुड। लेकिन अब क्योंकि ए लेटर यहां पर आ गया और आपको ए लेटर से पहले क्या करना है, वर्ब का यूज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर हेल्पिंग वर्ब पहले दे रखी है। और आप जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के दौरान एजेएमआर का यूज करते हैं आप। तो इट मींस इज अ लेटर, उसके बाद रिटेन और वाई हर।
यह क्या हो गया आपका, बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर हो गया, आप आसानी से कर सकते हो। थोड़ा आगे समझें, आगे आपको एक और स्ट्रक्चर मिला, कैसा मिला, इंट्रोगेटिव बाई वर्ड से। कहने का मतलब सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है आपका, ये रहा सब्जेक्ट और आप क्या कर रहे थे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना रहे थे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे थे और कुछ चेंज्ड वर्ब का यूज कर रहे थे। लेकिन इस सेंटेंस में आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन वर्ड, जो कि अपने नियत स्थान पर रहेगा, उसमें कोई भी परिवर्तन आपको नहीं करना है। सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, इट मीन्स सेम फॉर्मूला अप्लाई करोगे, इज अ लेटर रिटन बाई हर और पीछे इंट्रोगेटिव मार्क। इट मीन्स अब आप कहोगे कि ये बहुत सामान्य स्ट्रक्चर है, इनको बताने की वजह क्या है, क्योंकि आगे जो हम स्ट्रक्चर रीड करने वाले हैं वो इन्हीं सेंटेंस से जुड़े हुए हैं, लेकिन इस स्ट्रक्चर को फॉलो वो नहीं करते हैं। जब भी आपको जिक्र मिलता है किसका, वाट का, किसका, वाट का, तो आपको खुद में समझना पड़ेगा वाट एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो खुद में ही इंट्रोगेटिव वर्ब का काम करता है। किसका, मैं क्या कह रहा हूं भाई, इंट्रोगेटिव वर्ड का, और खुद ही क्या बन जाता है, सब्जेक्ट भी बन जाता है। अब आपके सामने कंफ्यूजन आया, आप क्या कह रहे हैं भाई, हमने तो सीखा है कि व्हाट किसका कार्य करता है, एक इंट्रोगेटिव वर्ड का, बिल्कुल सही बात है, लेकिन यह सेंटेंस में किसका काम कर सकता है, सब्जेक्ट का, और कई बार संभावना है कि यह किसका काम कर सकता है, ऑब्जेक्ट का। सारा कंफ्यूजन यहीं से पैदा होता है। आप कह रहे हो व्हाट किसका काम कर रहा है, इंट्रोगेटिव वर्ड का, बिल्कुल सही बात है, लेकिन साथ ही साथ किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का भी और ऑब्जेक्ट का भी। अब इस थ्योरी को थोड़ा सा हम समझते हैं। मैं तो सेंटेंस लिख दूं, और सेंटेंस क्या लिख दूं, थोड़ा ध्यान देंगे आओ, व्हाट आर यू डूइंग, और एक और सेंटेंस लिख दूं, व्हाट मेक्स यू हैप्पी। अब थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि यहां पर जो व्हाट है वो किसका काम कर रहा है, आपने कहा भाई ऑब्जेक्ट का, किसका, ऑब्जेक्ट का। क्यों कर रहा है, आप क्या कर रहे हो और क्या का उत्तर देने वाला क्या होता है, ऑब्जेक्ट। आपने क्या कहा, क्या का जो प्रश्न का उत्तर देता है, क्या प्रश्न का जो उत्तर देता है वो क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट होता है। और क्योंकि यह किसके स्थान पर आया है, सब्जेक्ट के स्थान पर आया है। आपने कहा सब्जेक्ट क्यों है, क्योंकि पीछे आप देख पा रहे हो क्या जोड़ रहे हो आप, B1 में एस या ES, और आप जानते हो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब कर्ता एक वचन होता है तभी आप क्या जोड़ते थे, B1 में एस या ES। इट मीन्स व्हाट काम कर रहा है किसका, सब्जेक्ट का। चलिए अब इनकी पैसिव वॉइस बनाकर देखते हैं कैसे बनेगी। तो अब आपके मन में आएगा कि इस सेंटेंस में तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, और ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो पैसिव वॉइस बनेगी कैसे। लेकिन थोड़ा ध्यान दें कि व्हाट का काम क्या था, किसका जवाब देना, एक ऑब्जेक्ट का जवाब देना। तो इट मीन्स व्हाट यहां पर खुद में ही इंट्रोगेटिव वर्ड और खुद में ही क्या है, ऑब्जेक्ट है। कैसे बना दोगे इसको आप, व्हाट इज बीइंग डन, किसके द्वारा, बाय यू। व्हाट इज बीइंग डन बाय यू, रीजन आपने क्या कहा था, व्हाट हमारा क्या है भाई, ऑब्जेक्ट है। अब क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, बिल्कुल सही बात है, सब्जेक्ट बन जाएगा क्योंकि एक इंट्रोगेटिव वर्ड है और सेंटेंस की स्टार्टिंग में यह रहेगा। नीचे वाला सेंटेंस आपने क्या कहा कि भाई व्हाट किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का, इसका मतलब ये क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। चलिए बनाते हैं। अगर थोड़ा सा ध्यान दें, यू आर मेड हैप्पी वाई व्हाट। आपके अनुसार पैसिव वॉइस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गलत इस वजह से हो गई कि यहां पर ये क्या था, इंट्रोगेटिव वर्ड। और आप जानते हैं कि इंट्रोगेटिव वर्ड सेंटेंस के प्रारंभ में आते हैं या कभी भी अंत में नहीं आते। तो आप कैसे बना दोगे इसको, शुद्ध कैसे लिखोगे, वाई व्हाट आर यू मेड हैप्पी। अब आपके मन में जरूर सवाल आया होगा कि भाई वाई व्हाट, हमने तो वाई प्लस एजेंट हमेशा पीछे लगे देखे हैं, अब ये स्टार्टिंग में क्यों लग रहे हैं। तो थोड़ा ध्यान देना क्योंकि ये इंट्रोगेटिव वर्ड है, इसलिए यह सेंटेंस की स्टार्टिंग में आपने यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर आपने वाई व्हाट का यूज क्यों नहीं किया, तो आपने क्या जवाब दिया कि यहाँ पर ये व्हाट कर रहा है काम ऑब्जेक्ट का, इसलिए हमने इसको क्या बनाया था, न्यू से ऑब्जेक्ट बनाया था, जो कि व्हाट यहाँ काम कर रहा है सब्जेक्ट का, इसलिए हमने इसको क्या बनाया था, ऑब्जेक्ट। लेकिन क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड है तो आएगा कहाँ, वाक्य के प्रारंभ में।
तो आप समझ पा रहे होंगे कि व्हाट अपने आप में क्या होता है, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है जहां आपको ये कैसे मिल सकता है, एक ऑब्जेक्ट की तरह भी और एक सब्जेक्ट की तरह भी। अब इस व्हाट की तरह कुछ एक वर्ड्स और होते हैं जो आपको किस फॉर्मेट में मिल सकते हैं, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों रूपों में। कौन कौन से होते हैं तो थोड़ा ध्यान देना। एक तो आता आपका हाउ मैनी, क्या भाई, हाउ मैनी। एक आपको मिल सकता है बेटा कौन सा, हाउ मच, कौन सा, हाउ मच। और कौन सा मिल सकता है आपको, विच। और कौन सा मिल सकता है, हु। लेकिन ध्यान देना हु हमेशा किसकी तरह ही आता है, एक सब्जेक्ट की भांति आता है या ऑब्जेक्ट की भांति नहीं आता। चलिए कुछ और एक्टिव पैसिव वॉइस देख लेते हैं, किन पर बेस्ड, इन शब्दों पर बेस्ड। चलिए जैसा कि हम अपने कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स को देख रहे थे और उसमें से हमने क्या कर लिया था, व्हाट कर लिया था, आगे के स्ट्रक्चर्स समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर एकेडमिक लेवल पर सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला एक इंट्रोगेटिव वर्ड है हु। कौन सा, हु। इस पर बेस्ड आपको हजारों ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो हर एक कॉम्पिटिटिव परीक्षा में या फिर एकेडमिक लेवल पर पूछे गए हैं। समझते हैं इसकी थ्योरी को। आपने क्या लिख दिया, हु टॉट यू हिंदी। अब थोड़ा सा सेंटेंस को देखें। आप जनरल फॉर्मूला क्या लगा रहे थे, इन द बिगनिंग, जब भी कोई इंट्रोगेटिव वर्ड आ जाता था तो आप इंट्रोगेटिव वर्ड को बिगनिंग में रखते थे, उसके बाद अपना जनरल कॉन्सेप्ट लगाते थे। हमने क्या बोला था कि हु एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है और जब भी आपको इसकी पैसिव वॉइस बनानी हो तो आप एक अलग स्पेसिफिक फॉर्मूले से बनाते हैं। अर्थात कैसे बनाते हैं, आप कैसे बनाओगे, वाई हुम, किसका यूज कर लोगे भाई, बाई हुम। क्योंकि आपके पास क्या है भाई, दो ऑब्जेक्ट हैं तो आप किसी भी एक ऑब्जेक्ट को लेकर पैसिव वॉइस बना सकते हो। चलो पहले यू के माध्यम से बना लेते हैं, बाई हुम बर यू टॉट हिंदी। एक स्ट्रक्चर। आप चाहे तो इसी सेंटेंस को कैसे लिख सकते हो, हु बर यू टॉट हिंदी। और आप चाहे तो इस प्रेपोजिशन का यूज कहां कर सकते हो, पीछे कर सकते हो। अंतर बस इतना ध्यान रखना कि यहां पर आपने क्या यूज किया है, हुम, और यहां पर आप क्या यूज कर रहे हो, हु रीजन। क्योंकि प्रेपोजिशन हटते ही वो कहां पहुंचा, बाद में। और क्योंकि यहां पर प्रेपोजिशन के बाद कौन सा केस कंपलसरी था, ऑब्जेक्टिव केस। अब क्योंकि यहां पर प्रेपोजिशन नहीं है तो आप इसको हु लिख सकते हो। आपने कहा था भाई इस सेंटेंस में एक और ऑब्जेक्ट है, और जब आपको एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट मिल जाते हैं तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर पैसिव वॉइस बना सकते हो। इट मीन्स यहां पर आप हिंदी को भी आप पैसिव वॉइस में लेकर बना सकते हो। कैसे बन जाएगा, बाय हुम बाज हिंदी टॉट टू यू। एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप क्या लेते हो भाई, आपने क्या कहा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लेते हो। किसको, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। तो हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आप किसका यूज करते हो, प्रेपोजिशन टू का। अगर आपने ये प्रेपोजिशन टू नहीं लगाया तो आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, गलत रहेगा। दोबारा समझ लें, जब भी आप मान लो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर आप पैसिव वॉइस बना रहे हैं और उस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं तो आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले प्रेपोजिशन टू का यूज करना पड़ेगा। अगर आपने किसको लिया है पहले, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिया है पहले, किसको भाई, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिया है। क्या लिया है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अब बाद में आपको टू लगाने की कोई जरूरत नहीं है, अर्थात आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले कुछ नहीं लगाते। क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक और स्ट्रक्चर लिख लूं मैं, whom have you invited, whom have you invited। अब इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाएं, थोड़ा सा ध्यान दें। आपको वही जनरल रूल फॉलो करना है। ऑब्जेक्ट को क्या बनाते थे, सब्जेक्ट। इट मीन्स हु हैज बीन इनवाइटेड बाई यू। तो आपको क्लियर हो पा रहा होगा कि जब भी आपको हु का स्ट्रक्चर मिलता है तो आप उसकी पैसिव वॉइस किस तरह बनाते हो। अब कुछ एक इंट्रोगेटिव वर्ड और समझ लेते हैं। मान लीजिए सेंटेंस आपको मिल जाता है हाउ मेनी से।
हाउ मैनी आपको सब्जेक्ट के रूप में भी मिल सकता है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी मिल सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाउ मैनी बॉयज हैव नॉट डन देयर टास्क, और नीचे सेंटेंस मिल गया आपको, हाउ मैनी बुक्स हैव दीज बॉयज बॉट। दोनों सेंटेंसेस को नोटिस करें और आप पाएंगे कि इन दिस सेंटेंस आप जब किसका यूज कर रहे हैं, हाउ मेनी बॉयज हैव नॉट डन दियर टास्क, यहां पर ये क्या बनकर आ रहा है, हाउ मेनी सब्जेक्ट बनकर आ रहा है। और जब यहां पर आप बुक्स लिख रहे हो तो यह क्या बनकर आ रहा है, ऑब्जेक्ट। थोड़ा बनाते हैं इसको तो कैसे बन जाएगा, बाई हाउ मेनी बॉयज हैज देयर टास्क नॉट बीन डन। नीचे वाला देखें कैसे बन जाएगा, हाउ मैनी बुक्स हैव बीन बॉट बाय दीज बॉयज। इट मीन्स अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हाउ मैनी भी कैसे फंक्शन कर सकता है, सब्जेक्ट के साथ और ऑब्जेक्ट के साथ फंक्शन कर सकता है। उसी प्रकार हम क्या कह रहे थे, हाउ मच भी फंक्शन कर सकता है। अंतर बस इतना है कि हाउ मैनी आएगा किसके लिए, नंबर के लिए अर्थात प्लूरल नाउन के लिए, और जबकि हाउ मच किसके लिए आएगा, क्वांटिटी के लिए। उसी प्रकार आप किसका यूज दे सकते हो, विच का। एक विच का एग्जाम्पल और लिख लेते हैं, विच बुक डू यू वांट। आप इसको कैसे कर दोगे, विच बुक इज वांटेड बाई यू। आई थिंक जो भी आपके स्पेसिफिक स्ट्रक्चर थे बेस्ड ऑन इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमने इस वीडियो लेक्चर में टेंस रिलेटेड वॉइस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो आप वीडियोज पर लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें।